आप तमाम का खैर मुकद्दम है। ये समाज इल्म की क्लास है पेपर 2 टेट के लिए और ये मवाद डीएससी में भी काम में आएगा। तो गालिबन आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं। मुझसे किसी ने सवाल किया था कि तुल्य बलद और अर्ज़ बलद के बारे में कुछ बता दिया जाए, तो उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। फिलहाल हम देखते हैं आपके स्क्रीन पर एक ग्लोब है, नक्शा है, मौजूद है। नॉर्थ पोल यानी ये शुमाली हिस्सा है और जुनूबी हिस्सा साउथ पोल है। शुमाली हिस्से में बहरे मंजुमित शुमाली, जिसे इंग्लिश में आर्कटिक सर्कल कहा जाता है, और नीचे अंटार्कटिका है, कुतब जुनूबी, कुतब शुमाली नॉर्थ पोल और कुतब जुनूबी साउथ पोल। तो इस तरीके से जमीन के 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है और इसका बीचों बीच जो खत है इक्वेटर, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, सिफर दर्जे अर्ज़े बलद, सिफर दर्जे अर्ज़े बलद या खत इस्तिवा कहा जाता है, सिफर दर्जे अर्ज़े बलद। और खत इस्तिवा जमीन को 2 हिस्सों में तकसीम करता है, एक है शुमाली हिस्सा, दूसरा है जुनूबी हिस्सा। शुमाली हिस्से में खत सरतान कहेंगे, जो 23.5 दर्जे शुमाल है, शुमाली अर्ज़े बलद, और जुनूब में 23.5 जुनूबी अर्ज़े बलद को खत जद्दी कहेंगे। इंग्लिश में इसे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इसकी नजर आ रहा, देखिए आप गौर से। तो इस तरीके से शुमाली हिस्सा शुमाली निस्फ़ कुर्रा, जुनूबी निस्फ़ कुर्रा, शुमाल में खत सरतान होगा, जुनूब में खत जद्दी होगा और सिफर दर्जे अर्ज़े बलद को खत इस्तिवा कहा जाता है। तो इस तरीके से जो अर्जी लकीरें हैं, जो आड़ी लकीरें दुनिया पर खींची गई है, वो है अर्ज़े बलद। और जुमला अर्ज़े बलद 180 है और इसमें सबसे बड़ा अर्ज़े बलद सिफर दर्जे अर्ज़े बलद खत इस्तिवा है। तो इस तरीके से ये हो गया अर्ज़े बलद। आइए अब देखते हैं तूले बलद के बारे में। अब ये आपके स्क्रीन पर 2 किस्म की शक्लें हैं, ग्लोब है। मेरी दाहिनी ओर आप देख सकते हैं ये तूले बलद लकीरें हैं, खड़ी ख्याली लकीरें जमीन पर जो खींची गई है उसे कहते हैं तूले बलद, और ये 360 है। अर्ज़े बलद 180 और तूले बलद जुमला 360, इसका दुगुना। यहाँ पर भी अर्ज़े बलद सिफर से शुरू होगा, सिफर दर्जे अर्ज़े बलद इक्वेटर खत इस्तिवा, और तूले बलद भी सिफर दर्जे तूले बलद, जिसे सिफर दर्जे से शुरू होकर मशरिक़ में 180, मगरिबी सिंध में 180, इस तरह से जुमला 360 तूले बलद होंगे। अब आपके मुकाबले में यहाँ पर 2 शक्लें हैं, एक अर्ज़े बलद, एक तूले बलद की। आप यहाँ देखिए अर्ज़े बलद सिफर दर्जे जो है ये खत इस्तिवा है, और इसी तरीके से यहाँ पर ये तूले बलद है। यहाँ पर जुमला तूले बलद 360, 180 मशरिक़ में, 180 मगरिब में। और आप अगर यहाँ देखेंगे तो हिंदुस्तान जो वक्त जो फॉलो करता है, और हिंदुस्तान जो है 83.5 मशरिक़ी तूले 75 के बाद वाला हिस्सा, मैं अभी आपको यहाँ पर बताता हूँ कि हिंदुस्तान कहाँ पर होगा। यहाँ पर हिंदुस्तान इस हिस्से में 83.5 मशरिक़ी तूले बलद। तो इस तरीके से ये तूले बलद और अर्ज़े बलद हो गया। तूले बलद तवील यानी 360, अर्ज़े बलद 180, सबसे बड़ा सिफर दर्जे अर्ज़े बलद, और शुमाली हिस्से में खत सरतान, जुनूबी हिस्से में खत जद्दी। और इसी तरीके से दुनिया को सिफर दर्जे अर्ज़े बलद खत इस्तिवा 2 हिस्सों में तकसीम करता, शुमाली निस्फ़ कुर्रा, जुनूबी निस्फ़ कुर्रा। शुमाली खत इस्तिवा के बिल्कुल करीब में जो भी इलाके हैं वो नहायत गर्म होंगे, क्योंकि सूरज की शुआएं वहां पर एकदम सीधी पड़ती हैं, इस वजह से ये हिस्से ज्यादा गर्म रहते हैं। और खत सरतान और खत जद्दी के करीबी इलाके, यहाँ पर 30 दर्जे दे जो दिखाई दे रहा है, वहाँ के इलाके मोतदिल रहते हैं। और शुमाली और जुनूबी, बिल्कुल शुमाल बिल्कुल जुनूब में
ये इलाके सर्द रहते, जुनूब में ऑस्ट्रेलिया है और शुमाल में अंटार्कटिका है, आर्कटिक दायरा है। अब शुमाल में इंग्लैंड भी आता है उसी तरीके से। तो शुमाल में जो इंग्लैंड है वहां से 0 दर्जे अर्ज़ बलद गुजर रहा है, इसलिए इंग्लैंड के वक्त को म्यारी वक्त तस्वुर किया जाता है। अब देखिए आप यहाँ पर है इंग्लैंड, इस इलाके में, हिंदुस्तान है इस इलाके में। अब यहाँ से यहाँ तक जो है 83.5 यानी 83.5 तूले बलद है, और एक तूले बलद से दूसरे तूले बलद के दरमियान जो वक्त का फासला होता है वो 4 मिनट का होता है। तो आप 82.5 को 4 से ज़रब दे दीजिएगा, आपको 5.5 घंटे का वक्त आ जाएगा। तो ये हुआ अर्ज़ बलद और तूले बलद, ख़त सरतान, ख़त चद्दी और ख़त इस्तवा। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारे उन्वान की ओर। ये सिर्फ इयादे के लिए था, क्योंकि किसी ने पूछा था कि अर्ज़ बलद तूले बलद के बारे में थोड़ा सा बता दिया जाए। ये और एक शक्ल से आप यहाँ पर देख सकते हैं, ग्लोब है, आप देखिए नॉर्थ पोल और साउथ पोल भी है, 0 दर्जे तूले बलद भी है। देखिए अभी अफ्रीका है, और अफ्रीका के बाद हिंदुस्तान जो आएगा यहाँ पर मशरक़ सिंध में यहाँ पर आएगा। तो यहाँ से 0 दर्जे जो जा रहा है यहाँ से यहाँ इंग्लैंड है, इंग्लैंड ग्रीनविच, वहां से यहाँ तक 5.5 घंटे का फर्क है, इसलिए हिंदुस्तान का वक्त 5.5 घंटे आगे होता है। अगर से आपको इस ताल्लुक से कुछ सवाल करने हो तो आप क्लास के इख्तिताम पर कर सकते हैं। इससे पहले हमने जमात शेषुम और हफ्तुम का पहला चैप्टर पढ़ा था, जिसमें हमने नक्शों की तैयारी के बारे में देखा था। तो उसी तरीके से आइए हम देखते हैं जमात हश्तुम यानी 8th क्लास में नक्शों के ताल्लुक से कौन सा उन्वान है, हम यहाँ देखते हैं। अभी आपके स्क्रीन पर आ जाएगा। एक मिनट इंतजार कीजिएगा, तो सारे के सारे अहम हैं जी। अब आपके स्क्रीन पर नक्शों का मुताला और तज्जिया जमात हश्तुम फर्स्ट चैप्टर है। ये हो सकता पिक्चर साफ नहीं है, मैं आपको तो बाद में ये पिक्चर फॉरवर्ड कर दूंगा ग्रुप में, आप जब देख लीजिएगा। यहाँ पर नक्शों की तैयारी जमात हश्तुम, ये बहुत ही अहम टॉपिक है। आपको खासकर पेपर 2 में इससे अक्सर सवाल आते हैं और जो काफी फायदेमंद साबित होते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर पहला है, कदीम तारीख में नक्शों को सुमेरियों यानी मौजूदा जो इराक के लोग हैं उन्होंने तकरीबन 4000 साल कबल पहला नक्शा बनाया था। यानी नक्शों की जो तैयारी है सबसे पहले जिसने शुरू की वो है इराक और मिस्र के लोग, जिन्होंने सबसे पहले दुनिया का नक्शा बनाया था। और वो तकरीबन 4000 साल कबल पहले बनाया गया था। और सबसे पहला जो नक्शा बनाया था, उन्होंने नक्शे की तैयारी के लिए चिकनी मिट्टी के तख्तियों का इस्तेमाल किया था। यानी चिकनी मिट्टियों, ये क्लास पेपर 2 के लिए है, पेपर 2। और ये खासकर जो चैप्टर 8 क्लास का है ये खास पेपर 2 के लिए है। तो यहाँ पर सबसे पहला नक्शा जिन्होंने तैयार किया वो मौजूदा इराक के लोग हैं, जिन्होंने 4000 साल पहले मिट्टी के तख्तियों पर नक्शा बनाया था, क्योंकि उस वक्त पेपर की इजाद नहीं हुई थी। बाबुल के लोग, बाबुल इराक का एक मुकाम है। इब्तिदा में दुनिया के नक्शे चिकनी मिट्टी के तख्ते पर तकरीबन 2600 साल कबल बनाए थे। यानी इराक का मुकाम है बाबुल, वहां के लोग सबसे पहले नक्शों को चिकनी मिट्टी पर बनाए थे। वो समझते थे कि दुनिया तश्तरी की तरह है जिस पर 7 मुसल्लसी जजीरे हैं। सबसे पहले
वो लोग ये समझते थे کہ جو زمین ہے وہ چپٹی ہے تشتیری کی طرح, چائے کی جو تشتیری ہوتی ہے اس طریقے سے, اور اگر آپ نوٹس کے چکر میں رہے تو میں کلاس نہیں لوں گا آپ کی. نوٹس کلاس سنیے گا, نوٹس بیکار ہے جب تک آپ کو کوئی ٹاپک سمجھ میں نہ آئے. سمجھیے گا اہمیت کو. نوٹس لے کے کیا کرتے آپ بولیے؟ ہزاروں کتابیں موجود ہے آپ کے پاس, پہلے سمجھ جائیے, بعد میں نوٹس بھی مل جائیں گے آپ کو. تو سب سے پہلے عراق کے لوگ نقشے بنائے, چکنی مٹی پر بنائے, اور سب سے پہلے وہ سمجھتے تھے کہ زمین گول نہیں ہے بلکہ تشتری کی طرح ہے, اور اس میں 7 مثلثی جزیرے ہیں, یعنی 3 کونی جزیرے. اس کے بعد یونان کے ماہرین جغرافیہ, کون ہے وہ یونان کا ماہر؟ انیگزمنڈر اس کا نام ہے, اور ملکس یہ تھا ترکی کا, اور ہیکٹاکس اور ہیروڈوٹس نے مشرق سے مغرب یا شمال سے جنوب کے مقام کو ترتیب دے کر دنیا کے نقشے بنائے تھے. تو سب سے پہلے دیکھیے صحیح نقشے جو بنائے تھے یونان کے لوگ. اس کی خاص بات یہ تھی کہ یہ لوگ شمال اور جنوب, مشرق اور مغرب کو ملا کر نقشے بنائے تھے. اس سے پہلے جو عراق کے لوگ بنائے تھے وہ لوگ اس طریقے سے شمال, مشرق, جنوب وغیرہ کو ترتیب نہیں دیے تھے. تو سب سے پہلے ترتیب وار جو نقشہ بنایا گیا وہ یونان کے ان تینوں لوگوں نے بنایا, انیگزیمنڈر, ملٹس اور ہیکٹس. اور ان تینوں میں ایک شخص ہے چوتھا, ہیراڈوٹس. ہیراڈوٹس کیا کرا, مشرق سے مغرب, شمال سے جنوب کو ملا کر نقشہ بنایا. اس سے پہلے ڈی ایس سی میں اور ٹیٹ میں سوال تھا ہیراڈوٹس کے بارے میں. وہ بھی سمیریوں کی طرح دنیا گول تشتری کی طرح ہے جو سمندر سے گھری ہوئی مانتا تھا. یعنی مصر کے لوگ بھی یہ مانتے تھے کہ زمین جو تشتری کی طرح ہے, اور ہیراڈوٹس بھی وہی مانتا تھا. انہوں نے یونان کے نقشے میں درمیان میں یونان کو دنیا کے نقشے میں درمیان میں بتایا, اور دنیا کو 3 بر اعظموں, یورپ, لیبیا جو افریقہ ہے آج کل, اور ایشیا میں تفریق کیا, جن کو بحر روم جدا کرتا ہے. یعنی ہیروڈوٹس جو تھا, جو نقشے بنایا, انہیں کیا کیا, یونان کا تھا وہ, اس لیے اپنے ملک کو دنیا کے نقشے میں درمیان میں بتایا, اور اس نے کہا کہ دنیا 3 بر اعظموں میں ہے. جبکہ عراق کے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ جو دنیا ہے 7 بر اعظموں میں ہے. جی ہاں, اسکرین کلیئر نہیں ہے, بعد میں آپ کو اس کی پک روانہ کر دی جائے گی گروپ میں, پہلے سن لیجئے گا. عراق کے لوگ سمجھتے تھے کہ 7 جزیرے ہیں, اور یونان کے لوگ سمجھتے تھے کہ دنیا 3 بر اعظموں, یورپ, افریقہ, ایشیا, یہ 3 میں بٹی ہوئی ہے. اب جیسا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ 7 بر اعظم ہے, لیکن وہ یونان کے لوگ پہلے سمجھتے تھے کہ صرف 3 بر اعظم ہے, ایشیا, افریقہ اور یورپ, اور اس کو بحر روم جدا کرتا تھا. یونانیوں اور ان کے بعد رومیوں کے نقشے بنانے اور دور دراز کے مقامات پر جانے میں بڑی دلچسپی تھی. اس کے بعد کیا ہوا, یونان کے لوگ, پہلے عراق کے لوگ نقشے بنائے, پھر یونان کے لوگ بنائے, پھر اس کے بعد روم کے لوگ بنائے, اور ان لوگوں کو نقشے بنانے کے بعد دلچسپی بڑھنے لگی اور وہ دور دراز کے مقامات پر جانے لگے. یونان کے بادشاہ سکندر اعظم نے دنیا کو فتح کرنا چاہا. اس کوشش میں 2300 سال قبل پہلے ہندوستان آیا تھا. سوال یہ ہو سکتا ہے سکندر اعظم کس ملک کا باشندہ تھا, یا وہ کس سال ہندوستان آیا تھا؟ تو جواب ہوگا سکندر یونان کا بادشاہ تھا, تقریباً 2300 سال قبل ہندوستان آیا. یونانیوں نے طول بلد اور عرض بلد کی مدد سے درست نقشے بنانے کی کوشش کی. انہوں نے وہ مقامات تلاش کیے جہاں ایک وقت پر دوپہر تھی. تو یہاں پر ایک وقت میں دوپہر کب ہوتی؟ جتنے بھی علاقے خط استوا پر ہے ان تمام علاقوں پر دوپہر پر ایک جیسی دھوپ پڑے گی, اور جو بھی علاقے ایک ہی عرض بلد پہ واقع ہے وہاں پر ایک ہی وقت ہوگا, ایک ہی دوپہر رہے گی, ایک ہی شام رہے گی. اب مثال کے طور پر 0 درجے طول بلد پہ جتنے مقامات ہیں, اب چاہے گرین وچ رہنے دیجیے, انگلینڈ یا افریقہ کے کچھ علاقے, ان تمام علاقوں میں ایک ہی وقت ہوگا. تو سب سے پہلے یونان کے لوگ طول بلد اور عرض بلد کو ملا کر صحیح نقشہ بنانے کی کوشش کی.
ये लोग क्या करें, एक खत शुमाल से जुनूब तक खींचा जो मेरिडियन खते दोपहर या तूले, ये लोग क्या करें शुमाल से जुनूब, ये लोग क्या करें शुमाल से, सबसे पहले यूनान के लोग शुमाल से जुनूब को मिलाकर एक खत खींचे, उस खत का नाम था तूले बलद या खते दोपहर या मेरिडियन। तो सवाल यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि सबसे पहले मेरिडियन शुमाल से जुनूब को किसने मिलाया, वो जवाब होगा यूनान के लोगों ने। तो खैर, पेटोलोमी दुनिया के कदीम नक्शों का माहिर गुजरा है, जिसने इन खतूत को इस्तेमाल करते हुए तफसीली नक्शे बनाए जो काफी अरसे से माकूद है। 1480 ईस्वी में प्टोलेमी नामी शख्स जो जोग्राफिया का माहिर था कि सारे खतूत को मिलाकर नक्शे बनाने की कोशिश की। कब? 1480 ईस्वी में। यहाँ पर दूसरा अहम सवाल है, अल दुरूसी एक मशहूर अरब नक्शा निगार गुजरा है जिसने 1154 ईस्वी में अपने बादशाह की खातिर दुनिया का एक नक्शा बनाया। इस नक्शे में जुनूब को ऊपर और शुमाल को नीचे बताया। तो यहाँ पर अल इदरीसी नामी एक अरब शख्स है जो 1154 ईस्वी में नक्शा बनाया अपने बादशाह को खुश करने के लिए, लेकिन वो क्या किया, शुमाल को जुनूब में, जुनूब को शुमाल में बताया, यानी उल्टा कर दिया। तो यहाँ पर सवाल ये हो सकता है कि मशहूर अरब माहिर जोग्राफिया कौन था? तो जवाब होगा अल इदरीसी। और अल इदरीसी ने किस साल नक्शा बनाया? 1154 ईस्वी में। प्टोलेमी की किताबों से पहले यूरोपी बाइबल के तनाजुर में नक्शे बनाते थे। प्टोलेमी की किताब है, उसमें वो किताबों के पढ़ने से मालूम होता है कि यूरोपी लोग क्या करें, बाइबल में जिस तरह बताया गया उस तरीके से नक्शा बनाए, बरआज़म एशिया, यूरोप और अफ्रीका में तकसीम करे। यानी प्टोलेमी की किताब से ये पता चलता है कि यूरोप के लोग बाइबल के पस मंजर में दुनिया का नक्शा बनाकर दुनिया को 3 बर्र-ए-आज़मों में तकसीम किया। 3 बर्र-ए-आज़म कौन से? एशिया, अफ्रीका और यूरोप। तो इस तरीके से यूरोपी लोगों के मुताबिक दुनिया सिर्फ 3 बर्र-ए-आज़म थे, एशिया, यूरोप और अफ्रीका। उसके बाद क्या हुआ, जैसे कि आप इससे पहले क्लास में पढ़ चुकी, कोलंबस जो इटली से निकला हिंदुस्तान की तलाश में और मगरिब जाने सफर किया और हिंदुस्तान आने के चक्कर में वो अमेरिका पहुंच गया। तो अमेरिका की दरियाफ्त कोलंबस ने की। उसके बाद वास्को डी गामा एक सैयाह है, वो अफ्रीका के गिर्द सफर करते हुए हिंदुस्तान पहुंचा। तो हिंदुस्तान पहुंचने वाला सबसे पहला सैयाह वास्को डी गामा है। तो यहाँ पर सवाल ये आ सकता है कि वास्को डी गामा किस सन में और किस मकाम पर हिंदुस्तान पहुंचा? तो वास्को डी गामा 1498 में हिंदुस्तान पहुंचा। किस मुकाम पर पहुंचा उसकी इत्तला आपको आगे की क्लास में, यानी नेक्स्ट जो भी हम चैप्टर्स पढ़ रहे उसमें खुद ब खुद आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पर गेरार्डस मैर्केटर को बाबाए डच को फिलहाल हॉलैंड के नाम से पुकारा जाता है। तो डच जो है हॉलैंड का सबसे माहिर नक्शा निगार का नाम है गेरार्डस मैर्केटर। मैर्केटर क्या करा? मैर्केटर एक ख्याली नक्शा बनाया जिसको मैर्केटर प्रोजेक्शन कहा जाता है। बरतानवी हुकूमत ने सबसे पहले हिंदुस्तान में, बरतानवी हुकूमत जिस वक्त थी उस वक्त एक महकमा सर्वे ऑफ इंडिया बनाए, और वो सर्वे ऑफ इंडिया महकमे का काम ये था कि पूरे मुल्क का सर्वे करना और नक्शा बनाना।
जेम्स रेनल उस सर्वे जनरल का यानी उस सर्वे डिपार्टमेंट का महकमे का सर्वेयर जनरल था, सबसे बड़ा ऑफिसर, जिसने पहले हिंदुस्तान के सर्वे पर मबनी नक्शे बनाए। यानी हिंदुस्तान का जो सबसे पहला सर्वे के मुताबिक नक्शा बनाया गया वो जेम्स रेनल की क़यादत में बनाया गया। 1802 ईस्वी में विलियम लैम्पटन ने एक जोग्राफियाई सर्वे शुरू किया, जो दुनिया का एक मशहूर जोग्राफियाई सर्वे शुमार होता है। हिंदुस्तान का सर्वे जेम्स रेनल करा। 1802 ईस्वी में विलियम लैम्पटन ने एक नक्शा बनाया, जो दुनिया का सबसे मशहूर नक्शा तस्वर किया जाता है। हिंदुस्तान का जो सर्वे शुरू किया गया, ये सर्वे का आगाज जुनूब से चेन्नई, यानी अब जो मद्रास चेन्नई है वहां से शुरू हुआ, हिमालय पर खत्म हुआ। और इस सर्वे का सरचार्ज एवरेस्ट ने मुकम्मल किया। यानी जो हिंदुस्तान का सर्वे जेम्स रेनल की क़यादत में बरतानवी हुकूमत ने शुरू किया था, वो सर्वे चेन्नई यानी मद्रास से शुरू होकर हिमालय पर खत्म हुआ। और उस सर्वे को शुरू करने वाला जेम्स रेनल था, और उस सर्वे को खत्म करने वाला सर जॉर्ज एवरेस्ट। तो इसी के नाम पर हिमालय की चोटी का नाम माउंट एवरेस्ट रखा गया। क्यों? क्योंकि सबसे पहले इसने साइंटिफिक तरीके से चोटी की पैमाइश की, हिमालय पहाड़ की पैमाइश साइंटिफिकली सही एग्जैक्टली सबसे पहले करने वाला शख्स का नाम था सर जॉर्ज एवरेस्ट। तो इसी के नाम से माउंट एवरेस्ट हिमालय की चोटी का नाम रखा गया। उमूमन नक्शा एक खास पहलू की निशानदही करता है, जिसे मौज़ूआती नक्शा कहते हैं। हम पहले चैप्टर में पढ़े, चंद अलामतें इस्तेमाल की जाती है। मसलन अगर नक्शा देख रहे तो उसमें बाज अगर जोग्राफियाई नक्शा है तो उसमें आपको अजला, रियासतें, सदर मुकाम वगैरह की सारी इंफॉर्मेशन दी जाती है। अब देखिए कि जब नक्शा तैयार किया जाता है तो उसमें खास रंगों का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरीके से अगर आपको जंगल बताना है नक्शे में, तो गहरा हरा रंग जंगल के लिए इस्तेमाल होता है। इससे पहले डीएससी में एक सवाल आया था, पहाड़ के लिए और ज़राअत के लिए कौन से रंग का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए आप, पहाड़ के लिए गहरा खाकी, और दरख्त के लिए या ज़राअत के लिए कारमत जमीन, ऐसी जमीन जो ज़राअत के लिए सही है उसके लिए भूरा, पहाड़ के लिए खाकी, और हल्का लाल रंग बेकार जमीन को बताने के लिए, गहरा नीला समंदर और बहर आजम के लिए, काला सरहदों के लिए, हल्का हरा घास के लिए, पीला फसल की कटाई के इलाके के लिए, हल्का खाकी पीले के लिए। तो यहाँ पर आप क्या करिएगा, सबसे पहले भूरा रंग, गहरा खाकी रंग, हल्का खाकी रंग, ये तीन याद रख लीजिएगा। भूरा रंग जो है ज़राअत के लिए, कारमत जमीन, गहरा खाकी रंग पहाड़ के लिए, हल्का खाकी रंग पीले के लिए यानी छोटा सा मिट्टी का पहाड़, और सफेद रंग मादनियात पाई जाने वाली जमीन के लिए। तो इस तरीके से ये रंग भी आपको याद रखने होंगे। यहाँ पर सतह मुर्तफा और दलदल और फसल की कटाई के इलाके के लिए एक जैसा रंग है। यानी सतह मुर्तफा और दलदल के लिए गहरा पीला और फसल की कटाई के लिए हल्का पीला रंग का इस्तेमाल किया जाता है। आप सभी ये बात जानते हैं कि सतह समुंदर से जो मकामात है, हर मुकाम की ऊंचाई कम ज्यादा रहती। कोई मुकाम ऊंचा रहता, कोई मुकाम सतह समुंदर की जो सतह है उससे कम ऊंचा रहता। तो सतह समुंदर से एक सा बुलंद मुकामात की पैमाइश करके जिन खतूत से जोड़ा जाता है वो इर्तिफाई खतूत यानी काउंटर्स कहलाते हैं। ये सवाल है, सतह समंदर से एकता बुलंदी वाले मुकामात, मिसाल के तौर पर अगर हैदराबाद, रंगारेड्डी, महबूबनगर की बुलंदी मिसाल के तौर पर सतह समंदर से एक जैसी है, समझिए सतह समंदर से 1000 फीट ऊंचे है, तो एक जैसी बुलंदी वाले मुकामात को काउंटर्स लाइन यानी
اردو میں سے ارتقائی خطوط کہا جاتا ہے، اس سے ملاتے ایک جیسے مقامات، ایک جیسی بلندی والے مقامات کو بتانے کے لیے۔ دوسرے الفاظ میں ارتقائی خطوط کاؤنٹر لائنز پر موجود تمام مقامات یکساں بلند ہوتے ہیں، یعنی کاؤنٹر لائنز کو اور ایک الفاظ میں آئسو لائنز یا مساوی الخطوط بھی کہا جاتا ہے۔ کاؤنٹر لائنز کو مساوی الخطوط یا ارتقائی خطوط دونوں ایک ہے۔ یہ کیا ہوتے ہیں؟ سطح سمندر سے یکساں بلندی والے مقامات۔ مثال کے طور پہ کوئی دو مقامات ہے، ان کی بلندی ایک جیسی ہے۔ اب کرنول اور مہم نگر سمجھیے سطح سمندر سے 800 میٹر اونچے ہیں۔ اسی طریقے سے عادل آباد اور منچریال سطح سمندر سے 1200 میٹر اونچے ہیں۔ تو اس وقت میں یہ چار مقامات بھی کاؤنٹر لائن کے ذریعے ظاہر کیے جائیں گے، یعنی ایسے سارے مقامات جو ایک جیسی بلندی پر رہتے ان کو بتانے کے لیے نقشے میں مساوی الخطوط یا ارتقائی خطوط کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ارتقائی خطوط کاؤنٹر لائن زمین کے ڈھلان اور سطح مرتفع سمندر سے بلندی کو ظاہر کرتے ہیں، یعنی ارتقائی خطوط کی وجہ سے ہم وہ مقام، وہ پہاڑ یا وہ زمین سطح سمندر سے کتنی اونچی ہے وہ بتاتے ہیں۔ جہاں خطوط خاکہ علیحدہ اور دور دور ہو تو سمجھو کہ ڈھلان معتدل ہے، یہی خطوط قریب قریب ہو تو ڈھلان گہرا ہے۔ اگرچہ کاؤنٹر لائنز قریب قریب ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈھلان کیا ہے؟ گہرا ہے۔ اب مثال کے طور پہ یہاں پر دیکھیے آپ اسکرین پہ، اب سمجھیے یہ پہاڑ ہے۔ اب اگر کاؤنٹر لائنز قریب قریب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈھلان زیادہ ہے۔ اگر کاؤنٹر لائنز دور دور ہے سمجھیے، اب اس طریقے کا ایک پہاڑ ہے سمجھیے، تو اب ہم کیا کرتے ہیں، اس کو مساوی اونچائی والے مقامات کو ظاہر کرنے کے لیے کاؤنٹر لائنز کھینچ رہے۔ اب سمجھیے ایک یہاں ہے اور ایک یہاں ہے، تو اس وقت میں کیا ہوتا، یہ دور دور ہے لائنز۔ اگر دور دور ہے لائنز تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سطح ہے زمین کی معتدل ہے، ہموار ہے۔ قریب قریب ہے تو یہ سمجھ جانا چاہیے کہ ڈھلان زیادہ ہے۔ تو اس طریقے سے یہ کاؤنٹر لائنز کے بارے میں ہے۔ کاؤنٹر لائنز کے بارے میں ایک سوال تو کیسا بھی رہتا، اگر خطوط یکساں فاصلے پر ہو تو ڈھلان بھی یکساں ہے۔ اگر خطوط یکساں فاصلے پر نہیں ہے، دور دور ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈھلان کم ہے۔ مختلف موضوعات پر ترتیب دیا جانے والا نقشے کا مجموعہ اٹلس کہلاتا ہے۔ یہ سوال آ سکتا، مختلف موضوعات پر ترتیب دینے جانے والے نقشوں کا مجموعہ اٹلس کہلاتا ہے، یعنی مثال کے طور پہ جغرافیائی نقشے، سیاسی نقشے، مختلف قسم کے نقشوں کا مجموعہ اٹلس کہلاتا ہے۔ اب بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ سطح زمین سے اونچائی پر جا کر تصویریں کھینچی جاتی ہے زمین کی، تو وہ جو تصویریں کی جاتی ہے اس کو ایئر فوٹوگرافی یا ایریل فوٹوگرافی کہتے ہیں۔ یہ ایک ایسی تکنیک ہے جس میں اونچے مقام سے ہوائی جہاز یا ہیلی کاپٹر یا گرم ہوائی غبارے وغیرہ کے ذریعے زمین کی تصاویریں لی جاتی ہے۔ اور فی الحال ڈرون موجود ہے، ڈرون کی مدد سے تصاویریں کھینچی جا رہی، لیکن پہلے کیا کرتے تھے، تصاویریں کھینچنے کے لیے ہوا میں ہوائی جہاز کی مدد سے، ہیلی کاپٹر کی مدد سے یا گرم غبارے کی مدد سے تصویریں کھینچتے تھے۔ اس قسم کی تکنیک کو ایریل فوٹوگرافی کہا جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے خلا میں سیٹلائٹس بھی ہوتے، سیٹلائٹ سے بھی تصویریں کھینچی جاتی ہے۔ تو ان سیٹلائٹ کی وجہ سے جو تصویریں کھینچی جاتی ہیں وہ کافی مددگار ثابت ہوتی ہے۔ جو بھی ہوا کے ذریعے
यानी हवा में मौजूद होकर जो तस्वीरें की जाती है उसको एरियल फोटोग्राफी कहते हैं। एरियल का मतलब है कुछ दूरी से, चाहे वो ड्रोन से खींचो या हवाई जहाज से या कोई और जराए से। तो इस तरीके से ये होगी एरियल फोटोग्राफी। तो यहाँ पर आज की क्लास में आपको याद रखने वाली बातें हैं खतूत के बारे में, अर्ज़ बलद तूल बलद के बारे में, सबसे पहले नक्शों की तामीर तैयारी किसने की, और सबसे पहले सही नक्शा किसने बनाया। तो सही नक्शा तूल बलद और अर्ज़ बलद का इस्तेमाल करते हुए यूनानियों ने बनाया। और ये लोग क्या करें, जमीन के शुमाल से जुनूब को मिलाकर एक खत खींचे जिसको खते दोपहर या तूले बलद कहा जाता है, इंग्लिश में मेरिडियन लाइन कहा जाता है। इसकी मदद से वो लोग नक्शे सही तौर पर बना सके। तो ये सारी चीजें याद रखनी है आपको, और क्लास होने के बाद आप ये टेक्स्ट बुक में भी देखिएगा ताकि आपको इसका ज्यादा फायदा हो। तो चलिए बढ़ते हैं और एक टॉपिक की ओर, ताकि वक्त का सही इस्तेमाल किया जा सके, आप ज्यादा से ज्यादा मवाद हासिल कर पाए, यही कोशिश है मेरी। तो देखिए, और एक यहाँ पर दूसरा उन्वान है, इसमें से एक सवाल कैसा भी रहता, बारिश और दरिया। अब हम ये बात बखूबी जानते हैं कि बारिश की वजह से या धूप की वजह से दरियाओं का पानी, समंदर का पानी भाप की शक्ल में आसमान तक चला जाता है। यानी जब ये पानी जमीन से आसमान की ओर मुंतकिल होता है तो इसको हम वाटर साइकिल भी कहते हैं। तो ये जमाते हफ्तों यानी 7th क्लास का सेकंड चैप्टर है। तो जमीन का पानी से घिरा हुआ हिस्सा 71% है, पहले सुन चुके। पानी का आबी बुखारात में तब्दील होकर हवा में मिल जाता है और ये अम्ल तफसीर कहलाता है। यानी पानी आबी बुखारात, जब टेम्परेचर ज्यादा होता, पानी गर्मी की वजह से आबी बुखार की शक्ल में हवा में उड़ जाता है, तो इस अमल को अम्ल तफसीर कहते हैं। एक सवाल आता, अम्ल तफसीर या अम्ल तकसीफ और रुतुबत तरसीब, इन चीजों के बारे में। इसमें से एक सवाल पक्का है, जमीन की सतह पर समंदर, दरिया, झील वगैरह आदि जराए मौजूद है। जहाँ नमी पाई जाती है वहाँ तफसीर का अमल वाक़ होता है। यानी अगर मौसम में नमी है तो ये समझना चाहिए कि यहाँ पर अम्ल तफसीर हो रहा है। ऊपर की जानिब बढ़ेंगे तो दर्जे हरारत में कमी होती जाती है और नीचे की बानिस्बत वहाँ ठंडा होता है। अब देखते हैं हम, घर की निचली मंजिल से ज्यादा ऊपरी मंजिल ठंडी रहती है। इसकी वजह यह है कि जितने ऊपर जाएंगे मौसम ठंडा होता है। इस वजह से आबी बुखारात ठंडे होकर पानी के छोटे छोटे कतरों में तब्दील हो जाते हैं और ये कतरे अपने आसपास मौजूद गर्द गुब्बार के ज़रात से मिल जाते हैं, जिससे इनकी जसामत बढ़ जाती है। इस तरह छोटे छोटे पानी के कतरे बादलों में तब्दील हो जाते हैं। जो पानी गर्मी की वजह से आबी बुखारात बनकर उठता, तो पानी अपने साथ गर्द गुब्बारात को शामिल कर लेके बादल बन जाता। जैसे जैसे बादल बुलंदी पर पहुंचते हैं वो ठंडे होते जाएंगे। ऊपर की हवा ठंडी है, बादल ऊपर जा रहे और उसमें गर्दो गुबार शामिल हो गया, जसामत भी बड़ी हो गई, वजन बढ़ जाता। उसकी वजह से क्या होता, वो हवा में ठहरना मुश्किल हो जाता, लिहाजा वो क्या होते, बारिश की शक्ल में बरसना शुरू हो जाते। तबखीर, पानी का आबी बुखारात में तब्दील होने का अमल अम्ल तबखीर कहलाता है। अम्ल तकसीफ, आबी बुखारात का पानी में तब्दील होना अम्ल तकसीफ है। पानी आबी बुखारात बन रहा, अम्ल तबखीर। और आबी बुखारात फिर से पानी बन रहे, अम्ल तकसीफ। पहले पानी गर्म होकर आबी बुखारात बनता, अम्ल तबखीर है वो। वही आबी बुखारात फिर ठंडे होकर पानी की शक्ल इख्तियार करते, अम्ल तकसीफ कहलाता है। तो यहाँ पर हम एक मिसाल ये समझ सकते हैं कि अल्लाह ताला ने समझने वालों के लिए बेहतरीन निशानियां रखी दुनिया में। तो आप यहाँ देखिए, पानी जो है जमीन से आबी बुखारात की शक्ल में उड़ रहा, फिर वही आबी बुखारात पानी की शक्ल में जमीन पर वापस आ रहे। यानी जो भी चीज हम
किसी से सीखते हैं या समाज से कोई चीज हम जब हासिल करते हैं, चाहे वो तालीम की शक्ल में हो या किसी की मदद की शक्ल में हो, उसको दोबारा लौटाना चाहिए वापस। हम भी समाज की खिदमत करना चाहिए, अपना इल्म बांटना चाहिए, एक समाजी जिम्मेदारी है। तो पानी अगर अवल बुखारत बन रहे अम्ल तफकीर, और अगर वही आबी बुखारत पानी बने अम्ल तकसीर। बादल, पानी के छोटे छोटे खतरे जो हवा में मौल्लक हैं बादल कहलाते हैं, यानी पानी के छोटे छोटे खतरे एक जगह मिल जाते बादल बन जाते। समंदर का पानी बुखारात बनकर आसमान में बादल की शक्ल इख्तियार करते हैं और ठंडे होकर बारिश की शक्ल में बरसने लगते हैं। ये बरसता हुआ पानी नशीली इलाकों में गुजरता हुआ नदियों और समुद्रों में जा मिलता है, इसी को आबी दौर कहा जाता है। पहले क्या होता, समंदरों का पानी, दरियाओं का पानी गर्म होकर गर्मी की वजह से आबी बुखारत बन के आसमान में बादल की शक्ल में चले जाता। वही बादल ठंडे होकर बारिश बन के फिर नशेबी इलाकों से फिर आगे समंदर में मिल जाते। ये सारे दौर को आबी दौर कहते हैं। इस चैप्टर में आपको अम्ल तफकीर, अम्ल तकसीफ और अम्ल तरसीब। अम्ल तरसीब क्या है? आबी बुखारात का मुख्तलिफ तरीकों से जमीन पर बरसने का अमल अम्ल तरसीब कहलाता है। यानी जो बारिश का पानी है जो आबी बुखारात बन के उड़ गया, वो मुख्तलिफ शक्लों पे जमीन पर गिरता है। वो कैसे? शबनम की शक्ल में, बारिश की शक्ल में, कोहर की शक्ल में, ज़ाला, ओले, ज़ाला ओले की शक्ल में जो बरसता है। ये सारी चीजें अम्ल तरसीब है। सिर्फ बारिश नहीं बल्कि शबनम, सुबह हम देखते सरमा के मौसम में शबनम रहती, वो भी अम्ल तरसीब है। आबी बुखारात का मुख्तलिफ तरीकों पे आना, पानी का बुखारात की शक्ल में उड़ जाना तफकीर, आबी बुखारात का पानी की शक्ल में जमीन पर गिरना तकसीर, और आबी बुखारात का मुख्तलिफ तरीकों से जमीन पर बरसना वो अम्ल तरसीब है। यानी शबनम, बारिश, ज़ाला, ओले वगैरह। रुतूबत क्या है? फिजा में मौजूद और ना दिखाई देने वाले बुखारात को रुतूबत कहते हैं। जब हरारत और रुतूबत में इजाफा होता है तो हम बेचैनी महसूस करते हैं, हमको पसीना आता है, पसीना जल्द खुश नहीं होता, हम चिपचिपाहट महसूस करते हैं। इसको हब्स कहते हैं। हबस है बेसीन। हबस, हबस क्या है? जब हवा में रुतूबत और हरारत दोनों बढ़ जाती। वो कैसे होता? मिसाल के तौर पर अगर आप कभी बॉम्बे गए तो बॉम्बे में रुतूबत ज्यादा होती, और ऐसे शहर जहां पर गर्मी ज्यादा हो, बादल जब आ जाते, मिसाल के तौर पर बादल छा गए समझिए, उस वक्त गर्मी ज्यादा होती। गर्मी होने की वजह क्या रहती? हरारत एक ज्यादा रहती, रुतूबत। यानी रुतूबत क्या है? पानी के जर्रात ज्यादा होते बादल की शक्ल में, ज्यादा बादल होते, गर्मी होती, हमें चिपचिपाहट होती, पसीना आता। अक्सर लोग बोलते तो बादल अगर से आगे गर्मी ज्यादा हो रही, बेचैनी हो रही तो बारिश होती, कैसा ही बोलते। उसका मतलब ये है कि फिजा में आबी बुखारात बढ़ गए जिसको रुतूबत कहते हैं, और हरारत भी बढ़ गई। अक्सर ही गर्मा में ज्यादा होता। फिजा में मौजूद ना दिखाई देने वाले बुखारात को रुतूबत कहते हैं। तो यहाँ तक एक्सप्लेनेशन था। अब अगर आपको जो डाउट्स हैं पूछिएगा। इस टॉपिक को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। बारिश को मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ नामों से पुकारते हैं, साइक्लोन वगैरह, टाइफोन, इसके बारे में आगे क्लास में देखेंगे। आप ये सारे टॉपिक, दो भी टॉपिक जो थे, नक्शों की तैयारी 8th क्लास और बारिश और दरिया का पानी 7th क्लास, ये एक बार फिर से आप देख लीजिएगा। अब आप कुछ सवाल हो तो पूछ सकते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। सर, सतह समंदर से एक जैसे बुलंदी वाले मुकामात को क्या बोलते बोले आप? नहीं, मुकामात तो कुछ नहीं बोलते। उन मुकामात को मिलाने के लिए जो लकीर खींची जाती नक्शे में, मिलाने के लिए लकीर को काउंटर लाइन, ये इर्तिकाई खतूत कहते हैं। जी जी। अच्छा सर, वो सिकंदर आजम का आप साल कौन सा बोले हुकूमत में? सिकंदर आजम का साल तो मेरे को फिल वक्त याद नहीं, मैं आपको बाद में बोलूंगा। मैं वास्को डी गामा का बोला। वास्को डी गामा का बोला जी, 1492 जी। वास्को डी गामा हिंदुस्तान आया था जी। तो ये सैयाह के बारे में जी जी। बाबा नक्शा मार्केटर है ना? जी हो जी। और कुछ
वास्को डी गामा पहले सफीर थे ना ये? कौन सफीर? वास्को डी गामा हाँ, वास्को डी गामा है जी, और हिंदुस्तान आने वाले पहले सफीर थे। आपको इसके ताल्लुक से सवाल यही आएगा, बाज वक्त क्या आ जाता, वास्को डी गामा जिस वक्त हिंदुस्तान सफर के लिए आया था उस वक्त हिंदुस्तान के बादशाह कौन थे, ये सवाल आता। अकबर? नहीं, आप ढूंढ लीजिएगा, आप ढूंढ लीजिए 1492 में किसकी हुकूमत थी, देखिए कोर्स इंशाल्लाह आपको ग्रुप में मिल जाएंगे। देखिए अक्सर तो टेट के ताल्लुक से टेट में पूरे सवाल डायरेक्ट रहते क्योंकि इस एलिजिबिलिटी टेस्ट है। अब इसमें पेचीदा सवाल नहीं आते सर, चंद्रगुप्त है क्या? डीएससी में आते नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य वगैरह तो पहले के हो 1498 में, यानी तकरीबन उस वक्त 712 में तो हमला हुआ था। तो आप यहाँ पर डायरेक्ट सवाल ही पढ़िएगा, जो पेचीदा सवाल थे वो टेट में नहीं आते, वो डीएससी में आते। जी सर, ठीक जी। और जी सर, सर ये फतेह जद्दी और फतेह सरतान के बारे में कुछ बताइए ना, फतेह जद्दी और फतेह सरतान के बारे में। अब आप देखिए, आपके स्क्रीन पे दिख रहा? नहीं देखिए, हाँ जी दिख रहा सर, एक सर्किल दिख रहा। हाँ, एक सर्किल है, दुनिया है, इसके दरमियान से जो बिल्कुल बीचों बीच खत है, ये फतेह इस्तेवा है। क्या है ये? इस्तेवा। अब फतेह इस्तेवा के शुमाली हिस्सा जुनूबी हिस्सा दोनों भी मसावी रहते, शुमाली हिस्से को शुमाली निस्फ कुर्रा, जुनूबी हिस्से को जुनूबी निस्फ कुर्रा। ठीक है। अब देखिए ये जो अर्ज़े अब यहाँ पर शुमाली हिस्से में एक लकीर है जिसको फतेह सरतान कहते हैं। ठीक है। और बिल्कुल उसी दूरी पर जनूबी हिस्से में फतेह इस्तेवा से एक लकीर है जिसको फतेह जद्दी कहते हैं। अब बोलिए, अब इसमें क्या डाउट? शुमाली निस्फ कुर्रे में फतेह सरतान है जी, शुमाली निस्फ कुर्रे में फतेह सरतान, जनूबी निस्फ कुर्रे में फतेह जद्दी। अब देखिए ये है ना, ये यहाँ पर सीफर दर्जे जो इक्वेटर है, सीफर जो है नहीं, ये सीफर फतेह इस्तेवा। और 30 दर्जे जो शुमाली है, शुमाल में 30 दर्जे नॉर्थ है ना, 30 नॉर्थ, तो फतेह सरतान, 30 साउथ फतेह जद्दी। और ये शुमाली हिस्से को नॉर्थ पोल, ये नॉर्थ पोल है ना, ये खुतबे शुमाली, नीचे खुतबे जुनूबी, ये सारे के सारे अर्ज़े बलद है, ये सारे अर्ज़े बलद है। ये जो खड़ी लकीर है यहाँ पर आपके दाहिनी तौर पर, दाहिनी हिस्से में, ये है सारी तूले बलद। ठीक है, चलिए और कुछ? सर, और कुछ टाइम मालूम करने के लिए जो करते हैं ना, तो अर्ज़े बलद का वक्फा देखा जाता है या तूले बलद? तूले बलद 4 मिनट वक्त की जो, हाँ तूले बलद जो है, तूले बलद की वजह से वक्त मालूम करते। ये है देखिए तूले बलद, तो खड़ी लकीरें जो है ना, फतेह निस्फुन नहार, ये है फतेह निस्फुन नहार। अब यहाँ से एक दर्जे तूले बलद, एक तूले बलद को गए तो कम से कम 4 मिनट का टाइम लगता। यहाँ सीफर है, यहाँ से हिंदुस्तान 82.5 दर्जे तूले बलद है, दूरी पे है। अब 82.5 को 4 से ज़रब दीजिए आप, 5 घंटे 30 मिनट आते, यानी फतेह निस्फुन नहार से हिंदुस्तान 5.5 घंटे दूरी पे है। सर किससे किसको देना सर? सीफर दर्जे तूले बलद, यहाँ से हिंदुस्तान की जो दूरी है 82.5 को 4 मिनट से, क्योंकि एक ज़रब नहीं, तक़सीम। ज़रब 82.4 को 4 से ज़रब देना, 82.5 को 4 से ज़रब दो, जितने आते वो मिनट्स है, वो मिनट्स को 60 से तक़सीम करो, घंटे आते। ओके को घंटे। अब सवाल यहाँ पे अहम इम्पोर्टेंट,
एक दर्जे तूले बुलंद को पार करने के लिए दरकार वक्त 4 मिनट। 4 मिनट। अब जैसे जैसे जाते जाएंगे अब वक्त बढ़ते जाता है। अब हमारे से सऊदी अरेबिया 2.5 घंटे आगे है, 2 घंटे 30 मिनट। अब 2 घंटे 30 मिनट को आप 4 से ज़रब दो, आपको मालूम हो जाएगा कि सऊदी अरेबिया किस तूले बुलंद पे वाक़ है। यस, ठीक है। ये तूले बुलंद अर्ज़े बुलंद के मामले में 0 दर्जे अर्ज़े बुलंद और खत्ते निस्फ़ुन नहार, ग्रीनविच और हिंदुस्तान कौन से तूले बुलंद पे वाक़ है, ये सवाल था इसमें से एक। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम जी। सर इसका खत्ते सरतान का और एक नाम भी है ना, 32.5। 32.5 खत्ते सरतान। जी जी। खत्ते सरतान नाम है, उसकी जो पैमाइश की जाती वो 30.5 दर्जे शुमाली अर्ज़े बुलंद। शुमाली। आप क्या करिए, टेक्स्ट बुक्स निकाल के देखिए, आपको तफसील समझ में आती है। एक बार समझ में नहीं आता। पहली बात तो हमारी कोशिश ये रहती है कि ज्यादा से ज्यादा मवाद कम वक्त में देना है। सर ये इमेजिनरी लाइंस कौन ड्रा करे पहले माहिर जोग्राफिया। अब वो माहिर जोग्राफिया कौन थे? पहले इराकी थे, बाद में यूनानी थे। अब इसके बाद जो ये नक्शे जो फिलहाल मौजूद है वो ग्रीक यूनान के लोग बनाए हुए हैं। तो यहाँ पर सवाल ऐसे नहीं आते। सवाल क्या थे? माहिर जोग्राफिया कौन था? अल इदरीसी किस मुल्क का बाशिंदा था? ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर। बोलिए सर, वक्त के जो अभी वक्त इससे पहले बताए थे ना सर, फिर एक मरतबा जरा वक्त के बारे में बताइए। ये देखिए, वक्त किस तरीके से लेना है? जी, वक्त की पैमाइश 0 दर्जे तूले बुलंद से करते। यहाँ पे लिखे हुआ है प्राइम मेरिडियन है। देखिए है, दिख रहा है आपको प्राइम मेरिडियन? हाँ जी सर। ये है। तो वो प्राइम मेरिडियन जो है 0 है। वहां से जितना आगे बढ़ते जाएंगे हर एक तूले बुलंद को 4 मिनट का वक्त लगता। यहाँ से यहाँ आने। जी सर। अब यहाँ पर देखिए ये 15 है, 0 से 15, तो यहाँ 0 से 15 तक 60 मिनट बढ़ जाते। यहाँ पर अगर 12 बजे तो यहाँ 12:15 होते, इसके 12 बज के फिर मिलाते जाना थे। तो हिंदुस्तान 82.5 मशरिकी तूले बुलंद में वाक़ है। तो हिंदुस्तान का वक्त 5.5 घंटे आगे। वो कैसे आगे है? 0 को यहाँ पर 0 से शुरू हो रहा ग्रीनविच के मुकाम से। ग्रीनविच से हिंदुस्तान की जो दूरी है 82.5 तूले बुलंद की दूरी है। एक तूले बुलंद को पार करने के लिए 4 मिनट। तो 82.5 को कितने मिनट होते हैं आप ज़रब देके देख लीजिएगा। ठीक है सर। इंडिया से कौन से तूले बुलंद क्रॉस हो रहे हैं? 82.5 तूले बुलंद जी। अर्ज़े बुलंद? अर्ज़े बुलंद तो खत्ते जद्दी के करीब में आता 62.5 जनूबी मशरिक से बुलंद। 62.5। सर को किससे इंडिया के कौन से प्लेस से गुजरता हो? उसके बारे में आपको आइंदा बोलता हूँ। ठीक है, आप लोगों का शुक्रिया। ठीक है अलीम सर, बहुत बहुत शुक्रिया।